हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान और जैसा कि आज हमने आपको पहला क्वेश्चन दिया था, एग्जामिनिंग क्रिटिकली द वेरियस फेसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए, पहले तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और पॉलिटिकल, देखिए जब आप किसी कंट्री की इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप उसकी पॉलिटी पे भी कंट्रोल कर लेंगे, या फिर ये कहिए अगर आप किसी कंट्री की पॉलिटी पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये दोनों पहलू ऐसे हैं कि अगर आपने एक पे कंट्रोल कर लिया तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। ये बस मैंने आपको ऐसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बताया, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आप इस पॉइंट पर भी डिबेट लिखेंगे। ओके, तो मतलब इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों साथ ही साथ आप इसको लेकर चल सकते हैं। अब जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी, बेसिकली उनका जो एंड था, मींस चाहे जो भी हो, जो एंड था, एंड जो भी ब्रिटिश पॉलिसी थी उसका था रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। यानी कि किस तरह से वो अपने जो इनकम है, जो अपना रेवेन्यू है, उसको वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए जो भी उनकी पॉलिसी आई वो बेसिकली ड्राइविंग थी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। अब हमें एग्जांपल देना है यहाँ पर कुछ पॉलिसीज का, जैसे कि क्या क्या पॉलिसीज थी। अब जैसे कि एक था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें था जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी, महलवारी। बेसिकली जब जो ब्रिटिश ने जब यहाँ की जो जमीन पर कब्जा किया, जो जमीन उसके कंट्रोल में आई, तो अब से वो किस तरह से वो इनकम जनरेट कर सकते थे। इनकम जनरेशन के लिए उन्होंने टैक्स, इनकम टैक्स या किस पर, लैंड रेवेन्यू टैक्स, और वो उसको उन्होंने वेरियस फॉर्म में, चाहे तो जमींदारी, चाहे रैयतवारी, चाहे महलवारी। इसको यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अभी एक स्टूडेंट है जिन्होंने इसी तीन पहलू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन के एक पार्ट को एड्रेस किया है। ये तब होता है बेसिकली जब बच्चों को लगता है कि उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ 3 पॉइंट है तो 3 में से उसने सिर्फ एक पॉइंट को एड्रेस किया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखना है। अब है अगला पॉइंट हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स का। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है, बेसिकली जो इंडिया को ऐसे किस तरह से यूज किया गया, इंडिया को यूज किया गया उसके रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह, रॉ मटेरियल सप्लायर। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश की फिनिश्ड गुड्स थी उसकी मार्केट के तौर पर, जो ब्रिटिश की जो गुड्स थी उसके मार्केट के तौर पर, यानी कि जो इंडिया था वहां की गुड्स लेने के लिए और यहाँ की गुड्स सप्लाई करने, रॉ मटेरियल सप्लायर के तौर पर वो बनकर रह गया। मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन द ब्रिटेन। और इंडियन रेलवे ने बेसिकली, एक तो ये है कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या जो भी आप ये कहिए, चाहे तो एक्सपोर्ट कहिए चाहे इंपोर्ट कहिए, उसको उसने बहुत फास्टर कर दिया था। और साथ ही साथ क्या किया था, जो रेलवे था, दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, उसने अपने लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती थी रेलवे पर, जो रेलवे में इन्वेस्टमेंट का। और इसलिए रेलवे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ और काफी ज्यादा नेटवर्क उसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी जो कॉलोनीज थी वहां पर भी उसने बहुत ज्यादा इसको एक्सपेंड किया। और उसकी वजह थी कि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। क्यों नहीं कमी थी? क्योंकि उसके पास पब्लिक का पैसा था, पब्लिक को एक प्रॉमिस किया था और उन्होंने प्रोवाइड भी किया था अ वेरी सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रेलवे। तो ये आप देखिए पॉलिसीज देखिए, जैसे कि आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, रेलवे हो गया। अगर इन सबको हम एनालाइज करें क्रिटिकली तो बेसिकली हुआ क्या, इससे हुआ डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि जो इंडिया के जो गुड्स थे, अब जैसे जो ब्रिटिश गुड्स हैं, पहले हम देखें ब्रिटिश गुड्स को ड्यूटी फ्री एंट्री थी, और जो इंडियन गुड्स थे, उन पर टैक्स था, यानी कि टैरिफ लगता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बनकर रह गया, और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली थी हैंडमेड इंडस्ट्री, यानी कि हैंडीक्राफ्ट वाले थे, और वो आपका जो मशीन प्रोडक्ट्स थे उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए और अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वजह से क्या हुआ, जब लोग यहाँ खाली हुए, रोजगार उनको नहीं था, तो वो एग्रीकल्चर में वापस जाने लगे। यहाँ पर इसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ी। फेमाइन, इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट ऑफ द पीजेंट, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए जो किसान एक बार इस प्रोसेस में आ जाते थे, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, इसमें टैक्स रेट था बहुत ज्यादा। टैक्स रेट एक तो बहुत ज्यादा था और बहुत स्ट्रिक्ट था, तो इस वजह से इंडिपेंडेंस भी होने लगी, एम्पावरमेंट ऑफ द पीजेंट, एंड अल्टीमेटली व्हाट इट डिड,
अल्टीमेटली हुआ क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि इंडिया में जो वेल्थ क्रिएट हो रही थी उस वेल्थ का यहाँ पर यूटिलाइजेशन ना होकर वो सीधा ड्रेन हो रही थी कहाँ पर, ब्रिटेन में, यानी कि उसके बदले में हमें यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्रेन वेल्थ। अब इन सब के करने के बाद में आप लास्ट में जो कंक्लूड कर सकते हैं वो है जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी दे सीवियरली हैम्पर्ड द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मतलब इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। पहले आपने वजह बता दी, फिर आपने उसके अल्टीमेट जो मतलब उसकी वजह से क्या हुआ है, जो उसके इफेक्ट्स हैं, पहले कॉज फिर इफेक्ट्स, और लास्ट में आपने यहाँ पर कंक्लूड इन पॉइंट्स के साथ आपने कंक्लूड कर दिया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।